कैराना के अंदर चुनाव में क्या होगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कैराना की जनता 19 तारीख को क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि जो सियासी समीकरण कैराना में हो रहे हैं वो भी अपने आप में काफी अहम हैं और साथ ही कैराना में मुसलमानों का रुख भी काफी अहम रखता है। और सवाल ये है कि मुस्लिम कितने हद तक बीजेपी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जिसमें मुसलमान भी आते हैं दलित भी आते हैं। तो आज मैं बात मुसलमानों की करूंगा कि आखिर बीजेपी मुसलमानों को लेकर क्या सोचती है। इन्हीं तमाम सवालों को आज जानेंगे। हमारे साथ मुफ्ती वजाहत गुजर जी हैं, जो बीजेपी की विचारधारा से अपने आप को संबंध रखते हैं, बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मुफ्ती साहब, बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया आपका। आप कैराना लोकसभा में पहुंचे हैं, आज क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, कैराना लोकसभा जो है वो पहले भी हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चौधरी प्रदीप भी हैं और अच्छे मतों से चुनाव जीते थे उस वक्त। और हम उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रहे थे, गठबंधन का चुनाव नहीं था। इस बार गठबंधन का चुनाव है, जयंत चौधरी आरएलडी हमारे साथ है जी। कुछ वोट जो पिछली बार आरएलडी को मिला था वो भी हमें मिल रहा है। और मुसलमान उस ताकत से, जिस ताकत से मोदी को हराने के लिए लगता था, क्योंकि 10 साल में योजनाओं का लाभ उठाया है, चाहे वो जो है सिलेंडर की योजना रही हो, शौचालय की रही हो स्कीम, घर की स्कीम रही हो, आयुष्मान की रही हो, जो भी रहा हो, राशन से लेकर जितने भी लाभार्थी हैं उसमें पूरे मुल्क का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो 35% मुस्लिम है। अब जाहिर सी बात है, ये इंसान का नेचर है कि जहां से उसको फायदा होता है तो वो उसको याद रखता है। इंसान जो है वो एहसान को याद रखता है। तो मोदी जी की चूंकि एक विपक्ष ने हवा बनाया था कि मोदी जी इस देश में न जाने क्या करेंगे, मुसलमानों के क्या हालात होंगे। 10 साल में मुसलमानों ने प्रैक्टिकली देखा है कि उनको हर तरीके से अच्छा महसूस हुआ है। तो मुसलमान दो तरफ गया है। एक तरफ तो मोदी को जो ताकत से वो हराने के लिए जाता था भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं जाएगा, और दूसरे एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, योजनाओं का लाभ उठाने और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। तो इसलिए कैराने का चुनाव ठीक है, निकलेगा चुनाव, अच्छा चुनाव। मुफ्ती साहब, मैं 2014 से ये चीजें सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि मुसलमानों को लेकर के सिर्फ विकास के साथ जोड़ने की बात हो रही है, जिसमें आपने तमाम योजनाओं का जिक्र किया। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने आवास योजना का लाभ भी मुसलमानों को देने का काम किया। सड़कें बन रही हैं तो उस पर सब चल रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान अभी भाजपा के साथ जुड़ नहीं रहा है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी समय लगेगा, या आप लोग जो हैं अभी मोदी जी की बातों तक को पहुंचा नहीं पा रहे मुसलमानों तक? उसमें बहुत सारी चीजें रही है। अगरचे हम देखें मोदी जी की जितनी भी योजनाएं आई हैं इस देश में, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि जिससे उस योजना की ताल्लुक है, संबंध है, वो योजना किसान की हो, माइनॉरिटीज की हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, वो डायरेक्ट पहुंचती है, उसमें कोई बीच में दलाली नहीं होती। थोड़ा कंफ्यूजन रहा है क्योंकि एक लंबे टाइम तक देश की आजादी से और अब तक जनसंघ को लेकर के, आरएसएस को लेकर के और हिंदू संगठनों को लेकर के हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों ने, फिर उसमें मुसलमानों की लीडरशिप भी शामिल रही है, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए हैं। तो वो षड्यंत्र अब जो है वो सारे जो है वो सामने हैं। वो सारे षड्यंत्र जो है मुसलमानों को कंफ्यूज करते रहे, मुसलमान दूर होता चला गया। लेकिन अब ये है कि 10 साल में जो प्रैक्टिकल देखा वो बहुत करीब का प्रैक्टिकल है। अब 10 साल में देखा कि ना मोदी ने हमें पाकिस्तान से निकाला दिया है, ना मोदी जी ने हमारे वीजे लगवाए हैं, मोदी जी ने हमें राशन दिया है, मोदी जी ने हमें इलाज के लिए पैसे दिए हैं, मोदी जी ने हमें घर दिया है, मोदी जी ने हमें सिलेंडर दिया है। तो अब मुसलमान आ रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। और फिर मुसलमान में भी ओबीसी मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, जो कि अपने आप को वंचित और जिसका शोषण हुआ है हमेशा, मजहबी शोषण। मैं कहता हूँ, अपने जितने मेरे इंटरव्यूज हैं मीडिया में आप देखेंगे, मैं कहता हूँ कि उनका सियासी शोषण हुआ, उसको तो प्रधानमंत्री जी ने समझा, लेकिन उनका मजहबी शोषण भी हुआ है। मजहबी शोषण कैसे हुआ है कि जितने हमारे इस्लामी इदारे हैं, चाहे वो तबलीग का मरकज हो, चाहे वो देवबंद का इदारा हो, चाहे वो सहारनपुर का मदरसा हो, वहां पसमानदा मुसलमान को कभी कोई अहमियत नहीं दी गई है। वहां जो अशराफ मुसलमान है, जो अपने आप को आला अगड़ा मुसलमान कहता है, वो कब्जा किए हुए, तो उनका मजहबी शोषण भी हुआ है। मोदी जी ने इस पर जागरूक किया है, महिलाएं हमारी जागरूक है। आपने देखा होगा कि सहारनपुर की रैली में स्पेशली मोदी जी ने 3 तलाक का जिक्र किया है, और 3 तलाक वो पीड़ा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही का सहारनपुर का
सिटी कोतवाली। आज मोदी जी की रैली है, दूसरे ही दिन मैंने सिटी कोतवाली में सिफारिश की है कि फोन पर तलाक दे दी। इस सरकार ने उसको क्रिमिनल एक्ट बनाया, तो हमने रिक्वेस्ट की कि आप इसको क्रिमिनल ही की तरह इनके साथ व्यवहार किया जाए। एक डर, यानी मुसलमान महिलाओं को सिक्योरिटी और एक तहफुज, एक सुरक्षा महसूस होती है कि मोदी जी ने उनको ये कानून दिया, तो इसलिए मुसलमानों का कंफ्यूजन दूर हुआ। मुसलमान मोदी जी के नजदीक जा रहा है, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। वक्त लगेगा जी, चलिए मैं थोड़ा लोकल का जिक्र कर लेता हूँ। कैराना में जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, अगर मैं इस लिहाज से कहूँ कि आप भी मुस्लिम गुजर हैं, वो भी मुस्लिम गुजर हैं, तो जो मुसलमान गुजर है वो आज भी एकता के साथ उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं खुद अपने समाज में, कितना बीजेपी के साथ जोड़ पाएंगे इस वर्ग को? देखिए, मुसलमान गुजर जो है, चौधरी मुनव्वर हसन साहब हमारे बहुत अच्छे इंसान भी थे और हमारे भी अच्छे संबंध थे। आगे उनकी जो है वो बेटी है इकरा हसन, चुनाव लड़ रही है। मैं कभी भी उनके लिए कोई कमेंट नहीं करता हूँ। हमारी बेटी है, हमारे समाज की बेटी है। मजहबी चीजें, जात बिरादरी की चीजें, पॉलिटिकल चीजें सब अलग अलग है। मुसलमान गुजर जो है, मैं जहां तक समझता हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां हुक्म सिंह जी के जमाने में हुक्म सिंह जी के साथ मुसलमान गुजर नहीं खड़ा होता था। या चौधरी प्रदीप जब एमएलए गंगो से होते थे तो हर गांव में मुसलमान गुजरों की एक अच्छी खासी तादाद चौधरी साहब के साथ खड़ी होती थी। वो अब भी है। अच्छा, दिखने में थोड़ा लग रहा है ऐसा, लेकिन कोई गांव मुसलमान गुजर नहीं बचेगा जहां चौधरी प्रदीप को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के मिशन को मुसलमान गुजर वोट नहीं करेगा। वोट करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं तो आपके माध्यम से अपील भी करता हूं कि मोदी जी का जो मिशन है कि देश को सुपर पावर बनाना है, मोदी जी का जो मिशन है विकास का मिशन, तरक्की का रास्ता। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जब हमने होश संभाला तो देखा कि हम दिल्ली से बड़ौद बागपत के रास्ते शामली आ ही नहीं सकते थे, संभालका और पानीपत घूम करके आते थे। आज वो सपनों की तरह, फ्रांस और पेरिस की तरह हमारे सामने है पूरा जाल। आज गंगों में कितने हाईवे आ गए हैं, आप उनकी जमीनें देखिए कहां से कहां पहुंच गई हैं। मैं समझता हूं कि ये एक तरक्की का रास्ता है, ये विकास का रास्ता है। इस रास्ते को हम जो है इसमें हिस्सेदार और भागीदार बनेंगे, इसके खिलाफ और इसके अपोजिट जाकर के हम नहीं खड़े होंगे। मुफ्ती साहब, एक तरफ बेटी है और एक तरफ विचारधारा है प्रदीप चौधरी की, मोदी जी की, बीजेपी की, तो बेटी के साथ ज्यादा मन करता है कि उसका साथ दिया जाए या विचारधारा का साथ दिया जाए? नहीं, देखिए, बेटी तो घर की है, विचारधारा एक पूरा समाज है, एक पूरा देश है, एक पूरा स्टेट है। पॉलिटिकल जब बातें होंगी, जब पूरे समाज को एक नजरिए से देखेंगे, जब पूरे स्टेट को देखेंगे, पूरे देश को देखेंगे, तो फिर विचारधारा ऊपर है। और विचारधारा इसलिए ऊपर है कि वो विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है। वो विचारधारा राष्ट्र को सुपर पावर बनाने की विचारधारा है। वो विचारधारा जो है वो देश को पिछले 30 सालों की, आप 40 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा कि देश की आजादी से और अब तक का विकास एक तरफ और इन 10 सालों का विकास एक तरफ। आप ये देखिएगा कि हमने G20 करा लिया है। आप ये देखिएगा कि हमने पूरी दुनिया के सुपर पावर और ताकतवर मुल्कों में अपनी गिनती करा ली है। और आज हम, चूंकि मैं तो देश विदेश सभी जगह जाता रहता हूँ, आज हमें भारतीय होने पर कहीं भी सीना चौड़ा करके हम गल्फ कंट्रीज में और कहीं भी जाकर के खड़े हो जाते हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है। भारत एक ताकतवर, एक सुपर पावर और एक कैरेक्टर और अखलाक वाला देश बन चुका है, मदद करने वाला देश बन चुका है। आप भारत की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन जब मैंने इकरा हसन का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने, खासकर कैराना, जिससे आप भी आते हैं क्षेत्र से, कि कैराना को बीजेपी ने एक बड़ा दंश दिया है पलायन का, जो आरोप लगाते हैं। हम उस कलंक को धोते धोते हम भी थक गए हैं। तो आपको लगता है कि कलंक दिया है या वाकई में नाहिद हसन के परिवार ने ऐसा किया होगा? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं किसी परिवार पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं किसी परिवार पर आरोप नहीं लगाऊंगा। पलायन हो चुका, जाने वाले जा चुके, कार्रवाइयां हुई नहीं हुई, वो जाकर जहां जाना था उनको बस भी गए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव के माहौल में नहीं, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, पलायन हुआ है, पलायन हुआ है, पलायन हुआ है और ये सच्चाई है। इसको ना इकरा हसन छुपा सकती है, ना मैं छुपा सकता हूँ, ना चौधरी प्रदीप छुपा सकते हैं। वो मिट्टी, वो भारत माता की जमीन कैराना, वो इस मुल्क की सरजमीन जहां वो पैदा हुआ था, किस मजबूरी में वो अपना घर छोड़ करके गया, उसका दर्द वो महसूस करता है जिसने घर छोड़ा हो। इसके पीछे कौन था जो आप कह रहे हैं पलायन हुआ है? सामाजिक ताना बाना, मैं किसी पॉलिटिकल, बीजेपी तो इकरा हसन के परिवार को उसके लिए जिम्मेदार मानती है। वो मैं सुनिए, इकरा हसन, नाहिद हसन को मानती है, समाजवादी इकरा हसन या नाहिद हसन भी उस सामाजिक ताने बाने के साथ खड़े थे जो सामाजिक ताना बाना उनसे अवैध वसूलियां कर रहा था। क्या यहाँ अपहरण नहीं होते थे? क्या यहाँ मर्डर नहीं होते थे? क्या लालाओं बनियों से यहाँ पैसे वसूल नहीं किए गए? क्या झिंझाना कैराना में जो लाला थे वो क्यों गए बेच करके? कोई उनसे पूछने वाला है? मैंने मान लिया वो रोजगार के लिए गए हैं, लेकिन वो यहाँ के मकान उन्होंने वो खाली करके बेच के और दोबारा कैराने की तरफ मुड़ के नहीं देखा
ये तो इंसाफ नहीं था। तो देखिए सामाजिक ताना बाना इस तरह का था कि उनको चूस रहा था, और ये उस सामाजिक ताने बाने के साथ इनके फादर भी खड़े हुए थे और ये भी खड़े हुए थे। देखिए जब अमित शाह जी आते हैं, योगी जी आते हैं, अभी योगी जी आए थे गंगों में, तो उन्होंने फिर वही जिक्र किया, पलायन हुआ, यहाँ गुंडागर्दी होती थी, दंगे होते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में। इशारा आपको पता है कैराना हसन परिवार पर ही था। जितने नेता आ रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि देखिए कैराना में क्या हाल था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नाहिद हसन को जिम्मेदार ठहराना सही है, या इसके पीछे समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार? कैराने के एमएलए नाहिद हसन थे और वो समाजवादी के सदस्य थे, हैं, और उस वक्त भी थे। जब दंगा हो रहा था तब भी ये लोग समाजवादी में थे। समाजवादी की सरकार में फुल फ्लेश सरकार बगैर किसी गठबंधन के अखिलेश की थी। अखिलेश सीएम थे। अखिलेश, उनकी फोर्सेस, उनकी पुलिस, उनका पूरा प्रशासन और विद नाहिद हसन के सब दंगा को रोकने में नाकाम हुए। 50,000 लोगों का घर बर्बाद हुआ, हजारों सैकड़ों लोग मरे, 50 लड़कियां गुम हुई, और फिर वो हिंदू भी डर करके वहां से पलायन करके भागा। उससे पहले भी जा ही रहा था, ऐसा नहीं कि वो नया था, जहां पहले भी रहा था फिर भी गया। तो जितना गुनाहगार उसमें वहां के एमएलए और वहां का प्रशासन है, उतना ही गुनाहगार समाजवादी भी, क्योंकि उनकी सरकार थी, वो सरकार चला रहे थे। और उनकी सरकार के खत्म होने तक भी शामली और मुजफ्फरनगर और कैराना क्षेत्र में भी कई कैंप थे जहां पर लोग आकर के रह रहे थे, और उनके नाम पर कुछ मजहबी लीडर, कुछ सियासी लीडर चंदा भी वसूल कर रहे थे। इकरा हसन के बयान को किस तरीके से कोड करेंगे जिसमें वो कहती हैं कि 400 सीटें लाने से संविधान बदला जाएगा और मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बन जाएगा? आप खुद एक मुस्लिम हैं, आप किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? क्या दोयम दर्जे का वाकई नागरिक बनाने की देश के अंदर कोशिशें हो रही हैं? देखिए, कुछ बयान आ रहे हैं अटपटे, जैसे इमरान मसूद ने भी बयान दिया है कि मोदी जी, बड़ा आपने देखा होगा कि मोदी जी आएंगे तो हमारा तुम्हारा हिसाब होगा। देखिए, राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी, माफियाज, गुंडे, बदमाश, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले, जमीनें कब्जाने वाले, नशा बेचने वाले, इनका इलाज कल भी होना था, कल भी होगा और परसों भी होगा। उनको डरना चाहिए। 20 करोड़ सच्चा सीधा मुसलमान, एक अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। ना किसी सरकार में इतनी ताकत है कि उनके वजूद को मिटा सके, ना किसी सरकार में इतनी ताकत है कि उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना सके। और संविधान को तो इन मोदी सरकार और योगी सरकार ने मजबूत किया है। जब अखिलेश की सरकार होती थी, घटनाएं, लूट, गुंडागर्दी, माफियाओं का बोलबाला, अगर वाकईतन संविधान बदलने की बात थी तो उस वक्त थी। संविधान एक तरफ रख करके जो समाजवादी के लोग चाहते थे थानों में वो होता था, पुलिस में वो होता था। आज भारतीय जनता पार्टी का कितना भी ताकतवर एमएलए, मिनिस्टर और कितना भी ताकतवर लीडर हो, पुलिस थानों में संविधान के खिलाफ फैसले नहीं करा सकता। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और ये सच्चाई है। तो इसलिए संविधान तो मजबूत हुआ है। संविधान और मजबूत होगा, लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत होगा, कानून भी मजबूत होगा, और मुसलमान पहले दर्जे का नागरिक था, नागरिक है, नागरिक रहेगा। ना बीजेपी की इस तरह की विचारधारा है, ना संघ की इस तरह की विचारधारा, और ना देश का हिंदू ये चाहता है कि मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक रहे। लेकिन मैं भी कहता हूं एक बात, घर में एक कुनबा होता है, कोई एक बड़ा होता है, कोई एक छोटा होता है। मैं कहता हूं हमारे सनातन के जो लोग हैं वो हमारा कुनबा है, हमारे बड़े भाई हैं, हमें भी उनके साथ छोटे भाइयों की तरह ही रहना चाहिए। हम दादा बन के ना रहे। तो अब जैसे चले मेरे दो अंतिम सवाल है। एक सवाल ये है कि ठीक है आपकी विचारधारा है, तो एक तरफ इकरा हसन और एक तरफ प्रदीप चौधरी, आप कंपटीशन मान रहे हैं दोनों में कि इकरा हसन बीजेपी को अच्छी फाइट दे रही है, या आप ये मान रहे हैं कि नहीं बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है? नहीं, क्लियर चुनाव है, इंतहाई ईमानदार, बहुत शरीफ, किसी तरह का कोई करप्शन प्रदीप पर कभी नहीं लगा, कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है। वो एमएलए भी रह चुके हैं 2-3 बार, पिछली बार एमपी थे, इस बार भी बनेंगे। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि किसी को पकड़वा दिया नाजायज, किसी को छुड़वा दिया, किसी की जमीन कब्जे कर ली। और मैं कहता हूं प्रदीप जी को भी छोड़ दीजिए, सीधा हर वोट मोदी जी को जा रहा है। मैं अपील कर रहा हूं कैराना की आवाम से, यहाँ के लोकसभा की आवाम कैराना, सहारनपुर की लोकसभा की आवाम, राघव लखनपाल जी, यहाँ प्रदीप जी, उधर चंदन चौहान बिजनौर में, इधर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में। मैं कहता हूं कैंडिडेट से छोटी मोटी शिकायतें आपको निजी हो सकती हैं, लेकिन जब आप रात को तन्हाई में जाकर बिस्तर पर लेटकर सोचिएगा कि हमें राष्ट्र के लिए जाना है, हमें विकास के लिए जाना है, हमें तरक्की के लिए जाना है, हमें देश को जिस पेरिस बनने की राह पर देश है और आज हम बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर दे रहे उस रास्ते पर जाना है, तो सब मतभेद मनभेद सब खत्म करके हम मोदी जी को वोट करें, कमल के फूल को वोट करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और प्रदीप जी के लिए मैं स्पेशल कहूंगा कि इंतहाई शरीफ और इंतहाई अच्छे इंसान है,
नफा होना चलो वो अलग मसला है, लेकिन नुकसान कभी किसी को नहीं होगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी। चलिए, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि यदि जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी ये सीट, तो बीजेपी जीतती है तो उसमें आप जैसे नेताओं का और खासकर जिस वर्ग से आप आते हैं मुस्लिमों का कितना बड़ा योगदान हो सकता है? योगदान तो हम बहुत नहीं दे सकते, बहुत छोटा सा आदमी है और छोटा सा वर्कर हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का पद अधिकारी भी नहीं हूँ, लेकिन एक विचारधारा है मन में, ये है कि इस राष्ट्र की तरक्की में कल को हम कुढ़े नहीं, परेशान नहीं हो कि जब देश बहुत आगे जा रहा था और देश जो है वो सुपर पावर बनने की दौड़ में था, हम देश के खिलाफ जो है अपना अंगूठा लगा रहे थे, ये मन में भाव ना रहे, इसके लिए छोटी मोटी भागा दौड़ी कर रहा हूँ, अपने समाज को, अपने वर्ग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि समझ में आएगा, और हम किसी को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जब देश ने तरक्की की थी तो उसमें हमने जो बटन दबाया था वो हमारा बटन भी देश की तरक्की को दबाया, बस ये बात। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। तो ये थे मुफ्ती साहब जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी खुलकर राय रखी। फिलहाल इतना।